नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। जून में महंगाई दर में मामूली कमी आई है। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी किए गए रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में खुदरा महंगाई 7.01% रही है, जो कि मई में 7.04% थी। हालांकि यह अब भी आरबीआई के टारगेट से ऊपर है। आरबीआई ने महंगाई का टारगेट 2 से 6% फिक्स किया हुआ है। ये लगातार छठा महीना है जब महंगाई का आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 6% के ऊपरी मार्जिन से ऊपर रहा है। इसके अलावा देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई महीने में 19.6% बढ़ा है। भारतीय रुपए में मंगलवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। आज दिन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 22 पैसे की गिरावट के साथ 79.66 के नए सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और 79.60 यानी कि 79 रुपये 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। बता दें, भारत के बढ़ते व्यापार घाटे और विदेशी निवेशकों की ओर से जारी बिकवाली भी रुपए के गिरने का एक कारण बताया जा रहा है। सोमवार को रुपया 79.48 के लेवल पर क्लोज हुआ था। विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। वहीं सेंसेक्स 500 तो निफ्टी 150 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। शिवसेना ने अब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ सांसदों और जिला अध्यक्षों ने राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की मांग की थी, जिसके बाद पार्टी ने फैसला किया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना समर्थन करेगी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन करने को लेकर उस अफवाह पर भी अब विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि शिवसेना बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करेगी। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को ऐलान करते हुए कहा कि शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बातचीत में उद्धव ने कहा कि जब महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल को यूपीए ने राष्ट्रपति पद के चुनाव मैदान में उतारा था, तो भी बाला साहेब ठाकरे ने प्रतिभा पाटिल को ये कहकर समर्थन दिया था क्योंकि वो महाराष्ट्र से संबंध रखती थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश चले गए हैं। 14 जुलाई को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन राहुल उनको महत्व दिए बिना ही चले गए। उनके रविवार तक लौटने की उम्मीद है। बता दें कि राहुल गांधी के जल्दी विदेश दौरे हर बार चर्चा का विषय हो जाते हैं। नए साल और जून में उनके जन्मदिन के आसपास उनकी विदेश यात्राएं बढ़ जाती हैं। कांग्रेस जब पिछले दिनों पीएम मोदी के विदेश जाने पर बयानों की बमबारी कर रही थी, तो राहुल गांधी काठमांडू के एक नाइट क्लब में नजर आए। बीजेपी ने घेर लिया था। 3 मई 2022 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी तो 5 साल में 247 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 मुख्यमंत्रियों को अहम जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सत्ता में है और फरवरी और मार्च में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का स्वाद चख चुकी है। गहलोत और बघेल को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की चुनावी लड़ाई को गंभीरता से लड़ने की इच्छा शक्ति दिखाई है। गुजरात के लिए छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव और मुंबई कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को झारखंड के देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए आधुनिक हाईवेज नहीं बनवाएंगे। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी एम्स नहीं बनवाएंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज के लिए मेहनत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत आसान होता है लोक लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट हासिल करना। उन्होंने कहा कि शॉर्टकट अपनाने वालों को ना तो मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि शॉर्टकट की राजनीति से दूर रहें, शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट होता है। पीएम मोदी ने चुनाव के समय और उसके बाद मुफ्त उपहार देने के कदम पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल जो मुफ्त देने का वादा करते हैं वो नए हवाई अड्डे, अस्पताल या राजमार्ग नहीं बना सकते। पीएम मोदी ने इस दौरान सरकार द्वारा किए गए कामों की भी चर्चा की। नए संसद भवन पर बनाए गए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचकों का कहना है कि नए संसद भवन में जो अशोक के स्तंभ वाले राष्ट्रीय प्रतीक के शेर बनाए गए हैं वो असल लुक की तुलना में क्रूर दिख रहे हैं।
राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर कहा कि मूल कृति के चेहरे पर सौम्यता का भाव तथा अमृतकाल में बनी मूल कृति की नकल के चेहरे पर इंसान, पुरखों और देश का सब कुछ निगल जाने की आदमखोर प्रवृत्ति का भाव मौजूद है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सरकार द्वारा संचालित प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताया। इसके अलावा तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना किसी टिप्पणी के अपने ट्विटर हैंडल पर 2 तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें एक और वास्तविक राष्ट्रीय प्रतीक में सौम्य स्वभाव वाले राष्ट्रीय शेर हैं, जबकि हाल में पीएम मोदी ने नए संसद भवन का जिसका अनावरण किया वो दूसरी तस्वीर में खूंखार शेर हैं। इसको लेकर विवाद बढ़ गया है और आम लोगों से लेकर पत्रकार और बाकी लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के तहत बेगुनाह लोगों की होने वाली अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर रोक लग सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी इन दोनों धाराओं में गिरफ्तारी करेगा जिसमें 7 वर्ष से कम सजा है, उसे लिखित में गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। इसमें लापरवाही पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में देश में अंडर ट्रायल की बढ़ती संख्या के लिए धारा 41 और 41A के दुरुपयोग को जिम्मेदार माना। अदालत ने सरकार से कहा कि वो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए नया जमानत कानून बनाए। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने एक फैसले में धारा 41 और 41A में जमानत देने के लिए नियमों में कमियों पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने कहा कि जमानत की मंजूरी को कारगर बनाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि इन दोनों धाराओं के इस्तेमाल के लिए बने नियमों का पालन अगर पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे तो संबंधित आरोपी को इन दोनों धाराओं में जमानत के योग्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताते हुए कि जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है, अदालतों को धारा 41 और 41A के उचित अनुपालन के बिना गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस मामले में 8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने ये आदेश दिया। ये मामला जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सीतापुर में दर्ज की गई एफआईआर का है। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.पी. राजू ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए अदालत से वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि जुबैर पहले से ही अंतरिम जमानत पर हैं और इसलिए रिपोर्ट फाइल करने के लिए वक्त दिया जा सकता है। जुबैर की ओर से पेश हुए एडवोकेट कोनिल गोंजाल्विस ने कहा यह जमानत सिर्फ 5 दिन के लिए थी और बुधवार को खत्म होने वाली है। इसके बाद अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस को उसका जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया। अब इस मामले में 7 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरवर राव को मिली अंतरिम सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि वो राव की स्थायी चिकित्सा जमानत की मांग वाली याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा। 83 साल के राव ने मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें स्थायी तौर पर चिकित्सा जमानत दिए जाने की अपील को खारिज कर दिया था। राव वर्तमान में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं और उन्हें मंगलवार को आत्मसमर्पण करना था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की कि वो इस मामले में बुधवार या गुरुवार को सुनवाई करें, लेकिन जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 19 जुलाई को इस मामले में पहले नंबर पर सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किए जाने को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के फरहा के कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला किया गया था। पीड़ित शख्स का कहना है कि आरोपियों ने उसकी ये कहते हुए पिटाई की कि उसके समुदाय के लोगों ने कन्हैयालाल की हत्या की है। आरोप है कि पिटाई किए जाने के दौरान आरोपियों ने पीड़ित से भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। आरोपियों ने कथित तौर पर जिन कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र किया वो राजस्थान के उदयपुर का चर्चित मामला है। पेशे से एक दर्जी कन्हैयालाल को 28 जून को उदयपुर में एक दुकान पर बेरहमी से मार डाला गया था। रिपोर्टों में कहा गया था कि कन्हैयालाल ने बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। गोवा कांग्रेस में आया सियासी संकट खत्म होता दिख रहा है। राज्य में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक सोमवार शाम को हुई एक बैठक में मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत इस बैठक से गैर हाजिर रहे। इस बीच विधायक माइकल लोबो ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। लोबो ने कहा कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ गलतफहमी रही और वो पार्टी नेतृत्व को इस बारे में सफाई देंगे। लोबो ने कहा कि पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। राज्य सरकार में रहते हुए कई अहम विभाग संभाल चुके लोबो ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दिनेश गुंडू राव से बात की है और अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं।
लोबो ने कहा कि वो कांग्रेस में नए हैं और उन्हें अभी ये समझने में वक्त लगेगा कि कांग्रेस कैसे काम करती है। बता दें, कांग्रेस ने सोमवार को विधानसभा स्पीकर से दिगंबर कामत और माइकल लोबो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। कांग्रेस ने माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष का नेता के पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि माइकल लोबो और दिगंबर कामत बीजेपी के साथ मिलकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका में लगातार बढ़ती मुश्किलों के बीच पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने सोमवार रात को मुल्क छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूदा अफसरों ने उनकी कोशिश को फेल कर दिया। बासिल राजपक्षे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भाई हैं। वो दुबई भागने की कोशिश में थे। गोटाबाया राजपक्षे के बारे में खबर है कि वो अभी श्रीलंका में ही हैं, जबकि इससे पहले ये खबर आई थी कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। बता दें, श्रीलंका में एक बार फिर हालात खराब हुए हैं और राष्ट्रपति पद न छोड़ने की जिद पर डटे गोटाबाया राजपक्षे अब 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।